Okay, so good afternoon, everyone. This will be a lecture number 5 or 6 for this particular chapter. क्या पता? 6th. Okay. लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे थे दैट वाज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, है ना? ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स तक हम लोगों ने किया था. उसके आगे आप आ जाओगे इस पे, डॉक्ट्राइन्स पे. है बेटा? अभी बुक मत खोलो. अभी मैं थोड़ा पहले ऐसा डिस्कशन करता हूँ, फिर बुक से रीड करेंगे. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. कंपनी लॉ पढ़ के कैसा लग रहा है अभी तुम लोगों को? इंटरेस्टिंग लग रहा है तुमको? इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? अभी तक सही लग रहा है, थैंकफुली. अभी कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है तुमको? कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है अभी? सब लग रहा है. तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो ठीक से. इतना क्या, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन हार्ड लग रहा है. नई चीज़ तो रहेगी ना बेटा. बस तुमको क्या करना है, बस ऐसा पढ़ते चलना है. पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो, हर सब्जेक्ट के साथ. थिंग्स विल बिकम वेरी इजी once we complete the syllabus, and once you get 4 months for revision testing, तो वहाँ पे चीज़ें मैनेजेबल होगा. लेकिन अभी कोई सब्जेक्ट्स पहले नहीं पढ़ जाएंगे, दिक्कत कहाँ होगा? कुछ सब्जेक्ट्स जो तुम्हारे पहले नहीं पढ़ जाएंगे, जीएसटी पहले ख़त्म हो जाएगा तो तुम रिवाइज नहीं करोगे. लॉ पहले हो जाएगा, तुम लोग रिवीजन नहीं करोगे. कॉस्टिंग पहले हो जाएगा, एफएम पहले हो जाएगा, यू विल नॉट रिवाइज. वो मत करना. बस जो सब्जेक्ट्स पहले हो गए उनको भी रिवाइज करना है, और जो सब्जेक्ट्स चल रहा है उनको भी रिवाइज करना है. स्पेशली कॉस्टिंग का पेपर है, एफएम का है, लॉ का है, क्योंकि इट विल हैपन. तुमको ऑडिट पढ़ाऊंगा मैं, तो जब मैं तुमको ऑडिट पढ़ाऊंगा ना, तुम ऑडिट में घुस जाओगे, फिर तुम लॉ छोड़ दोगे. ऐसा मत करना. तब अगर ऐसा किया तो दिक्कत आएगी तुमको बाद में जब रिवीजन करने के लिए बैठोगे. सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने. जिस दिन छुट्टी है, अब जैसे तुमको 3 दिन का छुट्टी मिला था, हाउ मेनी आवर्स यू हैव स्टडीड? अभी तुम लोग अगर संडे को नहीं आए हो तो संडे ऑफ है, मंडे ऑफ है, ट्यूसडे ऑफ है. हाउ मेनी आवर्स यू हैव स्टडीड? पर सुबह से शाम तक पढ़ रहे थे. यू नीड टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 10 आवर्स जिस दिन छुट्टी है. तो फिर सब चीज़ें देखना बिल्कुल बैलेंस रहेगा और इतना ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. पर अगर 10 घंटे नहीं पढ़ते हो तो भूल जाओ. फिर तुम लोग क्या करोगे? 2 ग्रुप से 1 ग्रुप पे आओगे, फिर तुमको एक ग्रुप भी पास होना डिफिकल्ट लगेगा. समझ रहे? चलिए देखते. हाँ, डॉक्ट्राइन्स. ठीक है, देखो. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट मालूम है तुमको? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मालूम सबको? उसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो. ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मेमोरेंडम का पार्ट नहीं है. पता होना चाहिए तुमको. अगर कहीं वर्ड सुने डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो, तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो इज नथिंग बट lifting of corporate will, where the corporate personality, situations in which corporate personality of a company is being ignored. ठीक है, नेक्स्ट है
डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने किया है शायद लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक सेकेंड, एक मिनट लिख लो, पेन में दिक्कत आ रही है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक एक्सटेंशन ला के देना, एक्सटेंशन बोर्ड, एक बैक ऑफिस में देखना अलमारी में पड़ा होगा। 4 डॉक्ट्राइन्स है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर एगो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग एज ऑफ नाउ। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या बोलता था? अल्ट्रा वायरस का मतलब था बियॉन्ड दी पावर्स ऑफ कंपनी। तो एनी ट्रांजेक्शन विच इज बियॉन्ड दी पावर्स ऑफ कंपनी इज अल्ट्रा वायरस, एंड एनीथिंग विच इज अल्ट्रा वायरस इज वॉइड एंड इट विल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे 3 सिचुएशन देखा था। नॉर्मली कंपनी के पावर्स कहाँ गिवन है? मेमोरेंडम में। तो एनी ट्रांजेक्शन विच इज अल्ट्रा वायरस टू दी मेमोरेंडम कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट दी कंपनी। एनी ट्रांजेक्शन विच इज अल्ट्रा वायरस थी मेमोरेंडम कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट दी कंपनी। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो अल्ट्रा वायरस टू दी कंपनी है या अल्ट्रा वायरस टू दी मेमोरेंडम है उसको कंपनी एनफोर्स नहीं कर सकती। एनी ट्रांजेक्शन विच इज अल्ट्रा वायरस टू दी डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस टू दी कंपनी कैन बी रेटिफाइड बाई दी कंपनी। कंपनी चाहे तो उसको रेटिफाई कर सकती है, और अगर कंपनी ने वो ट्रांजेक्शन्स को रेटिफाई किया दैट विल बिकम एप्लीकेबल ऑन दी कंपनी। फिर था अल्ट्रा वायरस टू दी आर्टिकल्स बट इंट्रा वायरस टू दी मेमोरेंडम। यहाँ पे मैंने क्या समझाया था कि वो ट्रांजेक्शन को करने का पावर तो है कंपनी के पास, पर वो ट्रांजेक्शन को करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन दी कंपनी फॉलो होने चाहिए थे दैट हैज नॉट बीन फॉलोड। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होना चाहिए था वो फॉलो नहीं हुआ है। तो अल्ट्रा वायरस टू दी आर्टिकल्स, इंट्रा वायरस टू दी मेमोरेंडम कैन बी रेटिफाइड बाय दी कंपनी, एंड वंस रेटिफाइड बाय दी कंपनी इट विल बी एप्लीकेबल ऑन दी कंपनी, ठीक है। ओके, देखियो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस से ही ओरिजिनेट हो सकता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और उसके बाद फॉलो अप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिसेस, कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब होता है डीम्ड। कंस्ट्रक्टिव का वर्ड का मतलब क्या होता है? डीम्ड का मतलब क्या? मान लेना। वो बच्ची चली गई लुबीना? हाँ, बर्थडे था इसलिए। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब है डीम्ड, मान लेना, और नोटिस मतलब इंफॉर्मेशन है, मान लेना कि इंफॉर्मेशन है। किसको? आउटसाइडर को। किसके बारे में? कंपनी के मेमोरेंडम के बारे में, कंपनी के आर्टिकल्स के बारे में। कंपनी ऐसा मान लेगी कि आउटसाइडर हु इज एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद द कंपनी हैव द नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, एंड still if the outsider enters into any transaction which is ultra virus to the company, तो अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के लिए तो कंपनी लायबल होगा ही नहीं। एनी ट्रांजेक्शन विच इज अल्ट्रा वायरस टू दी कंपनी, तो उन ट्रांजेक्शन्स के लिए कंपनी लायबल नहीं है, और कंपनी ये मान के चल रही है कि आउटसाइडर को पहले से पता था। अब अगर आउटसाइडर कोई लॉसेस इनकर करता है आउट ऑफ एनी अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन्स, तो उन लॉसेस के लिए that outsider will himself be held liable। आउटसाइडर खुद जिम्मेदार होगा, ना कि कंपनी। अगर कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन में एंटर करता है जिसकी वजह से वो आउटसाइडर को लॉसेस होता है, तो उन लॉसेस के लिए दैट आउटसाइडर itself will be held responsible or liable। कंपनी cannot be held liable for any ultra virus act और एनी अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शंस, ठीक है सर।
इसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो ये जो डॉक्ट्राइन था मैंने आपको बताया था, ये डॉक्ट्राइन क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर, है ना, इट प्रोटेक्ट्स द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द कंपनी, इट प्रोटेक्ट्स एन आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, जैसे कंपनी ने प्रिज्यूम किया था ना कि आउटसाइडर हैव द नॉलेज अबाउट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, वैसे ही आउटसाइडर प्रिज्यूम करके चलेगा कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, कंपनी के अंदर कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है। फिर जो भी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स है या जो भी प्रोसेसेस है कंपनी के अंदर, ऑल सच पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस हैज़ बीन ड्यूली फॉलोड, ड्यूली कैरिड आउट बाय द कंपनी। और अगर इंटरनल लेवल पे कोई मिसमैनेजमेंट है, कोई इंटरनल इरेगुलरिटीज़ है जिसकी वजह से अगर आउटसाइडर को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए कंपनी विल बी हेल्ड लाइबल टुवर्ड्स द आउटसाइडर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इन डॉक्ट्राइन्स के ऊपर ना आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी होगा जब अपन इससे रिलेटेड केसेस करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब मैं आपको पहले केसेस कराऊंगा, फिर हम लोग प्रोविजंस पढ़ेंगे फ्रॉम द बुक। ठीक है, आ जाइए अपने बुक के अंदर, निकालिए ये डॉक्ट्राइन कौन से पेज नंबर पे, 114। ओके, कम टू दिस पेज। देखिए क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ XYZ लिमिटेड न्यू दिल्ली ऑथोराइज्ड टू डू ट्रेडिंग इन मैंगोज। द कंपनी however entered into the partnership with Mr. A and traded in mangoes and incurred liabilities towards Mr. A. ठीक है, नेक्स्ट, the company however entered into a partnership with Mr. A and traded in mangoes and incurred liabilities to Mr. A. The company subsequently refused to admit the liability towards Mr. A on the grounds that it is ultra virus. Advise whether the stand of company is legally valid and if so give reasons to support your answer. तो कंपनी के मेमोरेंडम में पावर था उसको मैंगो ट्रेडिंग का, उसने मैंगो ट्रेडिंग करने के लिए क्या किया, पार्टनरशिप किया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या पार्टनरशिप के बिना मैंगो ट्रेडिंग करना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता? तो पावर टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप इज नॉट गिवन इन द मेमोरेंडम, पावर टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप इज नॉट गिवन इन द मेमोरेंडम। तो यहाँ पे दिस ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज अल्ट्रा वायरस। हाउएवर, अब यहाँ पे एक अजम्पशन तुम लेके चल सकते हो, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि मेमोरेंडम में पावर है या नहीं है, तो तुम एक और अजम्पशन लेके चल सकते हो, कंपनी कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप इफ पावर टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप इज गिवन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी। तो अगर पावर टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप इज गिवन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी, तो देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अल्ट्रा वायरस। तुम दोनों पर्सपेक्टिव लिख करके आओ, ठीक है, इन ऑर्डर टू शो योर ओवर स्मार्टनेस, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है कि मेमोरेंडम में पावर है या नहीं है। तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो हम पहले क्या मान के चले, मेमोरेंडम में पावर नहीं है तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। फिर अपन ने एक अजम्पशन, अपन ने अपनी होशियारी दिखाई एग्जामिनर को कि अगर मेमोरेंडम में पावर है तो इट विल बी विद इन द पावर्स ऑफ कंपनी,
and hence it will not be considered as अल्ट्रा वायरस. ठीक है सर, डन. चलो आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए. द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड was the acquisition of vacant plots of land and to erect the or to construct the houses. In the course of transacting the business, the chairman of the company acquired the knowledge of arranging finance for the development of land. The XYZ company introduced a financer to another company, ABC Limited. And received an agreed fees of rupees 2 lakhs for arranging the finance. The memorandum of company authorizes the company to carry out any other trade or business which can, in the opinion of board of directors, be advantageously carried out by the company in connection with the company's general business. Referring the provisions of Companies Act 2013, examine the validity of the contract carried out by XYZ Company Limited with ABC Limited. क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है. देखिए पहले कंपनी कौन सा, देखो जब भी आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, आपको कोई क्वेश्चन लगा कि यार बहुत बड़ा है, ट्राई टू ब्रेक इट इनटू पॉइंट्स टू मेक इट इजी. ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए. क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, XYZ कंपनी लिमिटेड. मेन बिजनेस क्या है इसका, एक्विजिशन ऑफ प्लॉट्स है ना, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्लॉट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. ये इसका मेन काम है. अब ये कंपनी ने क्या किया, एक दूसरे कंपनी ABC लिमिटेड, इसको ना एक फाइनेंसर अरेंज करके दिया, इसको एक फाइनेंसर अरेंज करके दिया. और ये फाइनेंसर अरेंज करने के बदले XYZ लिमिटेड ने ABC लिमिटेड से कितना चार्ज किया, रुपीज 2 lakhs. यही क्वेश्चन है ना. अब तुम समझो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, एक्विजिशन ऑफ प्लॉट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस. क्या ये कहीं से भी इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है? क्या इसका काम है फाइनेंसर अरेंज करना? क्या XYZ लिमिटेड कंपनी का काम है फाइनेंसर अरेंज करना? तो वेदर इट इज रिलेटेड टू द मेन पर्पस एनी हाउ, और वेदर इट हेल्प्स XYZ लिमिटेड टू अचीव इट्स मेन ऑब्जेक्ट, नो. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? इसका इनके मेन ऑब्जेक्ट से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है. तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, आप समझना क्या होता है. मान लो कि अगर ABC लिमिटेड ने, सॉरी XYZ ने अगर इसको फाइनेंसर अरेंज करके दिया, बात क्या हुई थी, 2 लाख रुपए देने की. अगर ABC लिमिटेड ने इसको 2 लाख रुपए देने से मना कर दिया, तो क्या XYZ लिमिटेड ABC लिमिटेड के अगेंस्ट कोई एक्शन ले पाएगा? आंसर इज नो, बिकॉज अल्ट्रा वायरस है, एनीथिंग विच इज अल्ट्रा वायरस इज void and will not have any legal effects. I hope you got it. ठीक है सर, चलो आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. The object clause of the memorandum of association of LSR Private Limited, Lucknow, authorized to do trading in fruits and vegetables. The company, however, entered into a partnership. Simple question है, सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, विद मिस्टर जे एंड ट्रेडेड इन स्टील एंड इनकर्ड लाइबिलिटीज टुवर्ड्स मिस्टर जे. भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बोलता था, ट्रेडिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. आपने क्या किया, पार्टनरशिप किया. पहले तो आपने वो गलती करी, मेमोरेंडम में पावर होना चाहिए, पहले आपने वो गलती करी. दूसरी गलती क्या करी, ट्रेडिंग इन स्टील्स. तो इट क्लियरली फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ बिजनेस है ना, ऑफ कंपनी, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अल्ट्रा वायरस. तो यहाँ पे LSR प्राइवेट लिमिटेड
कुछ भी अमाउंट पे करने के लिए लाइबल नहीं होगा टुवर्ड्स मिस्टर जे। तो लाइबिलिटी किसकी? कंपनी के बिहाफ पर ट्रांजेक्शन किसने किया था रे? डायरेक्टर्स ने। हु विल बी हेल्ड लाइबल? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। आई होप यू गॉट इट। चलो आगे नेक्स्ट। एक्स a chemical manufacturing company distributed 20 lakhs to scientific institution for furtherance of scientific education and research, referring to the provisions of Companies Act decide whether the said distribution of money was ultra virus। कंपनी का मेन काम क्या है? केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। अब तुम समझो, मेरा कंपनी है, मेरे कंपनी का मेन काम है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रही है उसको मैं डोनेशन दे रहा हूँ 20 लाख रुपए का। तो जो मैं डोनेशन दे रहा हूँ 20 लाख रुपए का, क्या वो मुझे हेल्प कर सकता है इन फर्दरेंस ऑफ माय बिजनेस? वेदर इट कैन हेल्प मी इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूशन को मैं पैसा दे रहा हूँ उन्होंने कोई नई टेक्नोलॉजी निकाली है ना, या उन्होंने कोई नया केमिकल फाइंड किया, इन्वेंट किया, दैट मे बी हेल्पफुल, है ना। तो इट is somewhere related to the achieving the main objects. It is not ultra virus। फिर ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। RST लिमिटेड के पास पावर है पब्लिश करने का, सेल करने का टेक्स्ट बुक फॉर द स्टूडेंट्स, और उन्होंने एग्रीमेंट किया टू सप्लाई क्या 100 laptops of worth rupees 5 lakh for resale purposes। The company however entered into an agreement with Q to supply 100 laptops of worth rupees 5 lakh for resale purpose। Subsequently the company refused to make the payment on the grounds that the transaction was ultra virus। The company examined the validity of the company refusal for payment to Q under the provisions of Companies Act। इनका मेन काम क्या है? पब्लिश करना, सेल करना टेक्स्ट बुक। क्या उसके लिए 100 लैपटॉप्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी? फॉर, अब यहां पे फॉर रीसेल पर्पस नहीं लिखा होता तो क्या कंपनी का काम लैपटॉप खरीदना बेचना है? नहीं। बट अगर रीसेल नहीं लिखा होता तो हो सकता था कि वो कंपनी को 100 लैपटॉप्स की जरूरत पड़े। किसके लिए? फॉर पब्लिशिंग द टेक्स्ट बुक। ये जो रीसेल वर्ड है ना, इसने गड़बड़ कर दिया। कंपनी का काम लैपटॉप खरीदना बेचना नहीं है, कंपनी का काम टेक्स्ट बुक पब्लिश करके सेल करना है। तो लैपटॉप का खरीदना बेचना इज नोवेयर रिलेटेड टू द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, एंड thus this transaction is ultra virus and void। company cannot be held liable for any of such transactions। I hope you got it। अब आ जाओगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस से रिलेटेड और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स पे। एक चीज समझना, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट 4 केसेस में 5 केसेस में नहीं लगता है। पहला, आउटसाइडर को पहले से मालूम था इंटरनल इरेगुलरिटीज के बारे में, स्टिल वो आउटसाइडर ने कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर किया, तो ये तो तेरी गलती है। आउटसाइडर का काम क्या था कि उसको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पता होना चाहिए। अगर कंपनी ये प्रूव कर दे दैट द आउटसाइडर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन हैड नो नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, तो भी आउटसाइडर की गलती है। फिर बोला अगर कोई फॉर्जरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो भी ये आउटसाइडर की गलती है। ठीक है। फिर एक और चीज़ है कि भाई ऐसे मतलब एविडेंसेस एग्जिस्ट करते थे, अगर आउटसाइडर थोड़ा सा भी दिमाग लगाता तो पता कर सकता था कि जो ट्रांजैक्शन है वो सस्पिशियस नेचर का है, डाउटफुल नेचर का है। मान लो कि मेरा एक कंपनी है, जैसे मान लो नॉलेज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड है, इसका एनुअल टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपए। कितना? आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नॉलेज एकेडमी। मैं एक आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन करता हूं और मैं उसको 500 करोड़ का चेक देता हूं, विच आई एम नॉट ऑथोराइज टू इशू।
एज पर द आर्टिकल्स ऑफ माई कंपनी। अबे मेरी कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 1.5 करोड़ है, मैं 500 करोड़ का चेक दे सकता हूँ क्या? तो सामने वाले को जब मैंने 500 करोड़ का चेक दिया उसको क्या करना था? दिमाग लगाना था, जिसने नहीं लगाया कौन जिम्मेदार है? वो आउटसाइडर एंड नॉट दी कंपनी। ठीक है, डन। नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स हो गया। कोई अगर इलीगल ट्रांजैक्शन है तो वहाँ पे भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। कोई फॉर्जरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वहाँ पे भी इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। फॉर्जरी का मतलब क्या होता है? धोखाधड़ी, फेक। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस पे 2.39 सी पे, अंडर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ सनशाइन लिमिटेड, मिला क्वेश्चन। कंपनी डायरेक्टर्स के पास पावर है टू बोरो 10,000 विदाउट द कंसेंट ऑफ द जनरल मीटिंग्स या विदाउट द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। द डायरेक्टर देमसेल्फ लेंट 35,000 to the company without such consent and took debentures of the company. Decide under the provisions of Companies Act whether the company is liable. If so, up to what extent the liability of company will arise in this case? बोलो। क्वेश्चन समझ में आया? डोंट लुक फॉर द आंसर। आप पहले देखो क्वेश्चन आ रहा है क्या आपको समझ में? या हैंग हो गया है क्या? नहीं। देखो मैं तुमको समझाता हूँ क्वेश्चन। क्या हुआ? देखो एक कंपनी है, मान लो ABC लिमिटेड या ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, अब इनके आर्टिकल्स में बोला हुआ है, इनके AOA में गिवन है कि ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना, कंपनी के डायरेक्टर्स बोरोइंग कर सकते हैं अप टू रुपीज कितना? 10,000। दे कैन मेक बोरोइंग्स अप टू रुपीज 10,000। अब कंपनी के एक डायरेक्टर ने मान लो कंपनी को दे दिया 35,000 रुपये। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता था कि 10,000 रुपये तक की बोरिंग तुम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हो, 10,000 से ऊपर की बोरिंग की तो क्या चाहिए भाई? अप्रूवल चाहिए। 10,000 तक की बोरिंग तुम बिना किसी अप्रूवल के कर सकते हो। 10,000 से ऊपर की बोरिंग करनी है तो तुम्हें क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए फ्रॉम शेयर होल्डर्स। अप्रूवल इन दी GM बोला ना, GM किसका होता है बेटा? शेयर होल्डर्स का। 10,000 तक की बोरिंग तुम अपने लेवल पे कर सकते थे, 10,000 के से ऊपर की बोरिंग करनी है तो तुमको क्या चाहिए? अप्रूवल। किससे? अप्रूवल किससे? शेयर होल्डर से। ठीक है यहां तक? अब क्या प्लानिंग हुआ कि एक डायरेक्टर ने कंपनी को 35,000 रुपये दे दिया एंड कंपनी हैज मेड दैट बोरोइंग। कंपनी हैज मेड सच बोरोइंग ऑफ 35,000 विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या कंपनी अमाउंट पे करने के लिए लायबल है? क्या आउटसाइडर ये पैसा कंपनी से मांग सकता है? सर आउटसाइडर यहाँ पे कौन हो गया? जिसने पैसा दिया। सर आउटसाइडर तो ये मान के चलेगा कि इंटरनल इरेगुलरिटी नहीं है कोई भी कंपनी में। आउटसाइडर ये मान के चलेगा कि सर कंपनी को जो रिजोल्यूशन पास करना था वो रिजोल्यूशन पास हुआ है। हाँ भैया आउटसाइडर ये मान के चल सकता है कि कोई भी इंटरनल इरेगुलरिटी नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ने बोला ऐसे, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन भी है। इफ द आउटसाइडर इज ऑलरेडी अवेयर
भाई ये कंपनी का डायरेक्टर है, इसको पहले से मालूम है कि अगर ये कंपनी को 10,000 से ऊपर की लेंडिंग करेगा तो कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। ये केस में आउटसाइडर ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ इंटरनल इरेगुलरिटीज, हाँ या ना? आउटसाइडर ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ इंटरनल irregularities at the time of lending the funds to the company. Thus, outsider will not get the benefit of indoor management. And since this transaction is ultra virus, company cannot be held liable. समझ में आ रहा है? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, ध्यान रखना। अगर मान लो कि ये लेंडिंग डायरेक्टर ने ना करके किसी थर्ड पार्टी ने किया होता, मान लो मिस्टर एक्स ने किया होता, वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, तो क्या डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लग सकता है? अगर एक्स लेंडिंग कर रहा है तो एक्स तो ये मान के चल ही सकता था कि जो भी ड्यू अप्रूवल्स है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिए हैं, किससे? शेयर होल्डर से। यहाँ पे डायरेक्टर वर्ड आ गया ना, डायरेक्टर ने लेंडिंग किया ना, इसलिए दिक्कत है। क्योंकि भाई अगर डायरेक्टर लेंडिंग कर रहा है तो डायरेक्टर को तो मालूम है पहले से, ही ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ irregularity and thus he cannot get the benefit as per the doctrine of indoor management. I hope आपको ये समझ में आ गया है। चलो आगे, चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन तुम करो। The Articles of Association of XYZ Limited provides the board of directors has the authority to issue bonds provided such issue is authorized by the shareholders by necessary resolution in the general meeting of the company. The company was in dire need का मतलब होता है urgent needs of funds and therefore उन्होंने issue कर दिया bond to Mr. X without passing any resolution in the general meeting. तो क्या Mr. X ये amount recover कर सकते हैं from the company? कंपनी के आर्टिकल्स में क्या बोला कि कंपनी बॉन्ड इशू कर सकती है ओनली आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। कंपनी को फंड्स की अर्जेंट नीड आ गई, बिना रिजोल्यूशन पास किए कंपनी ने क्या किया? बॉन्ड इशू कर दिया। क्या ये अल्ट्रा वायरस है? अल्ट्रा वायरस तो है, लेकिन जो आउटसाइडर है वो क्या करेगा? मान के चलेगा कि जो भी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स है, इंटरनल रिक्वायरमेंट्स क्या था? रिजोल्यूशन पास करना। आउटसाइडर ये मान के चलेगा क्या कि इंटरनल रिक्वायरमेंट्स हैज बीन फुलफिल्ड और इंटरनल रिक्वायरमेंट्स हैज बीन ड्यूली कैरिड आउट। ठीक है, तो ही विल बी एंटाइटल्ड टू, आउटसाइडर्स विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द कंपनी। ठीक है सर? आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब एक बार तुम डॉक्ट्रिन पढ़ लेना घर पे जाके, पढ़ लोगे? तुम्हारे मॉड्यूल में एक्सेप्शन में 2 एक्सेप्शंस अलग दे रखे हैं, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कब कब एप्लीकेबल नहीं होगा? When the outsider had no knowledge of memorandum articles, when the outsider already had the knowledge of irregularity, when the outsider has entered into a forged transaction, then चौथा illegal transactions। लिखवा रहा हूँ ना बेटा, illegal transactions। नेक्स्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, जहाँ पे थोड़ी सी इंक्वायरी करता तो उसको पता चल जाता, लेकिन उसने क्या नहीं किया? इंक्वायरी नहीं किया, जिसकी वजह से उसको लॉस होगा, तो लॉस उसकी को बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 2 एक्सट्रीम कंडीशंस और हैं आपके पास।
व्हेन द क्वेश्चन इज इन रिगार्ड टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एन एजेंसी। देखो जब भी क्या होता है, एक सेकेंड, हेलो, regard to the very existence of an agency। देखो क्या होता है नॉर्मली, जब भी कोई डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, तो ये एज्यूम किया जाता है दैट द डायरेक्टर्स आर एंटरिंग इनटू अ ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी एज एन एजेंट। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ा रहेगा, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में पढ़ा कि एजेंट आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, प्रिंसिपल्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ एजेंट, प्रिंसिपल्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स को एजेंट माना जा रहा है और प्रिंसिपल को, कंपनी को प्रिंसिपल माना जा रहा है। बोला जब रीजनेबल डाउट अराइज हो कि वेदर डायरेक्टर हैज एक्टेड इन द कैपेसिटी ऑफ एजेंसी एजेंट और नॉट, तो वहाँ पे भी मतलब डाउट कैसे क्रिएट हो रहा है मालूम है, अगर ऐसा शो हो केस में कि डायरेक्टर हैज एक्टेड इन हिज पर्सनल कैपेसिटी एंड नॉट एज एन एजेंट ऑफ कंपनी, तो वहां पे भी क्या नहीं लग सकता, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो ये लाइन लिख लो, आपको मैंने 5 क्लॉजेस तो बताए थे, छठा भी लिख लो, व्हेन द डायरेक्टर हैज acted in personal capacity, when the director has acted in personal capacity and not as an agent, director has acted in personal capacity and not as an agent for the company, तो वहां पे भी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। डन, लास्ट वाला पॉइंट छोड़ दीजिएगा, अभी आगे आ जाऊं। कितने केस एक्सेप्शंस कराए मैंने आपको, 6, ठीक है। आपको क्या करना है, क्या करोगे इनके साथ, रिवाइज करोगे, नहीं करोगे, याद करोगे, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते, कम टू सेक्शन नंबर 4, बहुत बढ़िया सेक्शन, बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी इसके अंदर। सेक्शन नंबर 4 में आइए, क्या पेज नंबर है, 75, ओके। This section purely deals with the provisions relating to reservation of name of company. This section purely deals with the provisions relating to reservation of name of company, ठीक है, पढ़े, ओके। तो पहले आपको दिया हुआ है मैंडेटरी यूज ऑफ लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंडेटरली हर एक कंपनी को, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड टर्म यूज करना रहेगा, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड टर्म यूज करना रहेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ओपीसी के लिए रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है ना, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देखिए फिर हम लोगों ने देखा था कि हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, पहले नाम रिजर्व कराना पड़ता है,
जिस नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हो, क्या वो नाम से कोई और कंपनी ऑलरेडी तो एग्जिस्ट नहीं करती है, या वो किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से रिसेंबल तो नहीं करता है, या आपका जो कंपनी का सजेस्टेड नेम है वो अनडिज़ायरेबल तो नहीं है, वो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट तो नहीं है, अगेंस्ट द मोरालिटी तो नहीं है, आपकी कंपनी का नाम कुछ ऐसा तो नहीं है। नितिन सर से पूछोगे ना, बोला ना नितिन सर को। नाम क्या नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। नाम क्या नहीं होना चाहिए, किसी और एंटिटी के नाम से रिसेंबल नहीं करना चाहिए। नाम अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। नाम कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए विच शोज दैट योर कंपनी रिसीव सम स्पेशल एडवांटेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब नाम के पीछे तुमने मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट का नाम यूज़ कर लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम यूज़ कर लिया। फिर ऐसा भी होता है कि किसी पर्सनल, किसी आदमी के नाम पे कंपनी नहीं होना चाहिए, कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। फिर कंपनी का नाम कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये कुछ मैं रिक्वायरमेंट्स आपको बता रहा हूँ। आपकी कंपनी का नाम कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए विच शोज दैट योर कंपनी रिसीव्स फेवर्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट। समझ रहे हो? अच्छा, फिर अपन ने नाम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन लगाया, ठीक है, आरओसी को नाम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन लगाया, और मान लो कि तुम्हारा नाम सेलेक्ट हो गया। नॉर्मली यही सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए। जब भी अपन जाते हैं ना, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज रिजर्वेशन ऑफ नेम, ठीक है। अब नाम रिजर्व हुआ तो वहाँ पे आपको एक वैलिडिटी पीरियड मिलेगा। योर नेम will be reserved, name of your company will be reserved for a validity period. वो validity period के अंदर you have to take further steps, है ना, to bring your company into existence. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो नाम रिजर्व किया गया है in your favor shall be lapsed. इज इट क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना देखो बहुत बड़ा ये सेक्शन है तुमको, मैं क्या करता हूँ इन शॉर्ट आपको नोट डाउन करवाता हूँ चीज़ें, ठीक है। एज फार एज सेक्शन 4 इज कंसर्न, ठीक है, जो जो की पॉइंट्स है वो मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा। तो जब मैंने की पॉइंट्स नोट डाउन करवा दिया ना, और एग्जाम के लिए तुम लोग रिविजन कर रहे हो ना, तो तुम लोग वो पढ़ो जो मैंने लिखवाया है, ठीक है। आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स। है बेटा? राइट डाउन, लिखो सेक्शन 4 ब्रैकेट में लिखना एनालिसिस। सेक्शन 4 ब्रैकेट में लिखिएगा एनालिसिस। लिखें? लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इन ऑर्डर टू अप्लाई, in order to apply for company's name reservation, in order to apply for company's name reservation, one must fill
फॉर्म INC1, INC1 को एक और नाम दिया जाता है ऑल्सो नेम्ड एज रन, ऑल्सो नेम्ड एज रन। एक सेकेंड, रन तुम लिख लो कैप ब्लॉक लेटर के अंदर, रन जो है ना वो तुम लिख लो ब्लॉक लेटर RUN। रन स्टैंड्स फॉर रिजर्व यूनिक नेम। रिजर्व यूनिक नेम। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर रिजर्व यूनिक नेम ऑन MCA पोर्टल। MCA स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ, ए लड़की क्या, MCA पोर्टल। गार्डन में बैठी हो तुम हैं, ऑन MCA पोर्टल। प्रोवाइडिंग your proposed company name, providing your proposed company name, comma, details of company, and other necessary information, and other necessary information along with the fees as may be prescribed। फीस कहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड होती है बेटा, फीस हमेशा रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड होती है, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड इन दी रूल्स। ठीक है, along with the fees as may be prescribed in the rules। One may suggest, one may suggest, किधर नाम सजेस्ट करना चाहिए उसको, हाँ 4 to 5 लिखो यहाँ पे, वन में सजेस्ट 4 to 5। फोर टू फाइव नेम्स। ठीक है, क्या कहाँ बिजी हो तुम दोनों, यहीं हो। अब एक चीज़ समझना, तुमने नेम रिजर्वेशन के लिए फॉर्म लगाया, एप्लीकेशन लगाया INC1, ठीक है, अलॉन्ग विद दी प्रिस्क्राइब्ड फीस। ठीक है, और जब नाम रिजर्वेशन के लिए आप एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आप सजेस्ट करो कितना, 4 से 5 नाम। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, नेम रिजर्वेशन के लिए आप एप्लीकेशन कब कब लगा सकते हो, और देखो नाम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन दो टाइम पे लगा सकते हो।
when you are incorporating a new company, as well as when you are changing the name of your company. आपने देखा था रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सो उन्होंने चेंज किया था नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जब नाम चेंज करते हैं ना तब भी एप्लीकेशन लगाना रहेगा फॉर नेम रिजर्वेशन, और जब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपन कंपनी तो भी नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखो एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन कैन बी फाइल्ड, है मैडम, सेकेंड पॉइंट लिख लो ऐसा, एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन application for name reservation can be made in two circumstances, है ना। application for name reservation can be made in two circumstances. पहला at the time of incorporation of company, दूसरा changing the name of an existing company, चेंजिंग द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो ये दो टाइम पे एप्लीकेशन लगाया जा सकता है फॉर नेम रिजर्वेशन, ठीक है। अब अगर आप नई कंपनी बना रहे हो, है ना, और नाम अगर रिजर्व हो गया, नई कंपनी बना रहे हो और अगर आप नाम रिजर्व हो गया तो वो नाम रिजर्वेशन वैलिड रहेगा फॉर 20 डेज, वैलिड फॉर 20 डेज। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी का अगर आप नाम चेंज कर रहे हो और नाम अगर आपका रिजर्व हो गया तो इट विल बी वैलिड फॉर 60 डेज। ठीक है, ये भी तुमको याद रखना है। अब ये जो स्टेटेड टाइम पीरियड है ना 20 डेज या 60 डेज, कंपनी को क्या करना है, फर्दर स्टेप्स लेना है। फर्दर स्टेप्स में क्या आएगा, स्पाइस INC 32 along with draft copy of memorandum articles along with declaration by an expert that all the information given in the incorporation document is true and fair and company has complied with all the requirements related to incorporation. Details of subscribers to memorandum, है ना, along with the number of shares which they agreed to subscribe immediately after the incorporation of company. I hope you remember all the points that I made you write. Okay, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने हैं, फर्दर स्टेप्स आपको लेने 20 दिन या 60 दिन के अंदर। इन केस इफ कंपनी फेल्स टू टेक द फर्दर स्टेप्स रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन, नेम रिजर्व शैल गेट लैप्स्ड। होता है ना, देखो अभी तुम लोगों ने सिम यूज करते हो, रिचार्ज ड्यू है, तुमने नहीं कराया कुछ समय तक, शायद 6 महीने का टाइम है, आप 6 महीने मत कर रिचार्ज कराओ ड्यू डेट से, तो आपका नंबर किसी और को एलोकेट हो सकता है। सिमिलरली जो नाम रिजर्व हुआ है वो क्या हो जाएगा, किसी और को एलोकेट हो जाएगा इफ फर्दर स्टेप्स इज नॉट टेकन बाय द कंपनी। ठीक है, तो आगे लिखो, इन केस
if further steps is not taken by company, in case if further steps are not taken by the company, the name reserved shall get lapsed. अगर कंपनी ने इसके ऊपर कोई फर्दर स्टेप्स नहीं लिया तो जो नाम रिजर्व किया कंपनी ने वो लैप्स हो जाएगा. हेलो, डन सबको? अब लिखो सम की पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड. Some key points to be kept in mind for making an application. For making an application for the reservation of name. तो कुछ मैंने की पॉइंट्स बताए थे अभी. क्या था? नेम, प्रपोज नेम ऑफ कंपनी, name of company must not resemble with the name of any other company. Must not resemble with the name of any other company. ठीक है. मस्ट नॉट रिसेंबल लिख दोगे और टू नियरली रिसेंबल्स, या तो एग्जैक्ट सेम नाम नहीं होना चाहिए या उसके साथ मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए विद सम मॉडिफिकेशंस. ठीक है, डन. इसके आगे लिखो जो कि पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 देखिए. देखो, नेम ऑफ कंपनी must not be undesirable. Name of company must not be undesirable or opposed to public policy or against the morality. अपोज दी पब्लिक पॉलिसी हो गया या अपोज अगेंस्ट दी मोरालिटी हो गया. ठीक है, देन लिखो नेम ऑफ कंपनी मस्ट नॉट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर्स. ठीक है, name should not be such which contains any words or expression which is likely to give an impression
that the company is connected with or the company receives special preference from the central government or state government or any local authority or from any corporation or body corporate constituted by CG or SG pursuant to any law. ठीक है. नेक्स्ट, it must not be something which is undesirable in the opinion of central government. अब यहाँ पे ना बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि अनडिजायरेबल नेम्स में कौन कौन से नेम्स कंसिडर करेगा सीजी. देयर इज़ अ ग्रेट एग्जॉस्टिव लिस्ट. आई विल मेक यू राइट डाउन 6 to 7 पॉइंट्स. ठीक है, पर आपको एक बार रीड करना है बुक से. हाँ, एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए जब याद करोगे तो यू कैन रिलाई ऑन दी नोट्स कंटेंट. ठीक है, अब नीचे इसके लिखो, ये जो पॉइंट लिखा है ना इसका सब पॉइंट लिखो. Name is said to be undesirable. Name is said to be undesirable if name is said to be undesirable if it is prohibited under Emblems and Names Act. यहाँ पे गिवन है, देखो स्क्रीन पे. बस कर एक का रेफरेंस लिखो, सेक्शन का रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है. इफ इट इज प्रोहिबिटेड इन Emblems and Names Act. ठीक है, नेक्स्ट, it includes any word or words. It include any word or words which are offensive to any section of people. नेक्स्ट लिखो, इट कंटेन्स द वर्ड ब्रिटिश इंडिया. कंपनी के नाम में ब्रिटिश इंडिया वर्ड यूज में नहीं होना चाहिए.
ठीक है। वर्ड्स लाइक इंश्योरेंस, कॉमा स्टॉक एक्सचेंज, कॉमा वेंचर कैपिटल, कॉमा एसेट्स मैनेजमेंट, कॉमा निधि, कॉमा म्यूचुअल फंड्स, etc. can be used only if the approval from the concerned regulator, has been obtained. कंसर्न रेगुलेटर हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। अब कंसर्न रेगुलेटर मान लो इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA है, एसेट्स मैनेजमेंट के लिए सेबी है। समझ में आ रहा है कि अगर आपको स्पेसिफिकली ये वर्ड्स अगर यूज़ में लाना है अपने नाम के पीछे, कंपनी के नाम के पीछे, तो आपको इन रेगुलेटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। कंपनी के नाम में अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज वर्ड यूज में आ रहा है तो सेबी से अप्रूवल लो, वेंचर कैपिटल यूज में आ रहा है तो सेबी से अप्रूवल लो, एसेट्स मैनेजमेंट वर्ड यूज में आ रहा है तो सेबी से अप्रूवल लो, इंश्योरेंस वर्ड आ रहा है तो IRDA से लो, बैंक वर्ड यूज में आ रहा है तो RBI से परमिशन लो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नेम मस्ट नॉट इंक्लूड द वर्ड स्टेट। Name of company must not include the word state until and unless it is a government company. Until and unless it is a government company. क्या वर्ड भी यूज में नहीं आना चाहिए? स्टेट वर्ड यूज में नहीं आना चाहिए जब तक कि वो क्या नहीं हो, गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो। ठीक है सर? कितने पॉइंट्स लिखवाए मैंने? 5 नीचे लिखवाए, फिर 2-3 पॉइंट्स ऊपर भी तो लिखवाए थे। अभी तुमको क्या करना है, एक बार बस रीड करना है ये सारा लिस्ट जो गिवन है रूल्स में। ठीक है, प्लीज रीड इट टुडे इटसेल्फ। तो बेटा ये हो जाता है तुम्हारा सेक्शन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है सर? अच्छा, एक और ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख लीजिए। इफ आफ्टर अ नेम इज रिजर्व बाय द ROC इट इज फाउंड दैट द एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड रॉन्ग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, देन इफ द कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड देन रिजर्व नेम शैल बी कैंसल्ड, और वहाँ पे पेनल्टी लगेगा फॉर रुपीज़ अप टू। ऐसा मजे के लिए आप कंपनी नेम रिजर्वेशन नहीं करवा सकते। ठीक, इफ द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, और अगर ROC को लगता है कि इनकॉर्पोरेशन नाम रिजर्वेशन के टाइम पे कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो गलत था। कंपनी देखो, दो सिचुएशन है, आपने नेम रिजर्वेशन करवाया लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करवाई,
तो नाम तो कैंसिल हो गई, प्लस एप्लीकेंट के ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, आपने रिजर्वेशन करवाया, कंपनी इनकॉर्पोरेट भी की, लेकिन रिजर्वेशन के टाइम पे आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फाइल किया था, तो वहाँ पे क्या होगा, ROC will direct the company to change its, to rectify its name within 3 months by passing OR। नहीं तो ROC क्या करेगा, आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा, या ROC आपके अगेंस्ट, आपकी कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप पिटिशन भी फाइल कर देगा। इज इट क्लियर? तो ये कुछ प्रोविजंस के रिक्वायरमेंट थे एज फार एज सेक्शन 4 इज कंसर्न। आपको क्या करना है, रूल 8 और 8A पढ़ के आना है, इसमें 8B भी पढ़ लेना। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट। अब एक चीज समझना तुम लोग, नेक्स्ट जो है ना, आपको इसमें जो पोर्शन पेंडिंग है चैप्टर नंबर 2 में, वो बेसिकली कंप्लाइंसेस रिलेटेड पोर्शन है। ठीक है, कंप्लाइंसेस रिलेटेड प्रोविजंस, तो ये मैं आपको करवाऊंगा। आई विल गिव यू हैंड रिटन चार्ट फॉर दिस। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स दूंगा इसके लिए, और फिर मैं वो करवाऊंगा। ठीक है, सो एज टू मेक द थिंग्स ईजी, क्योंकि ये कंप्लाइंसेस याद रखने में बच्चों को नॉर्मली डिफिकल्टी होता है। तो आई टेक अनदर 2 to 3 days टू प्रिपेयर दीज चार्ट्स। ठीक है, once I prepare these charts I'll teach। ठीक है, कौन सा, चैप्टर 2 का रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, कल की क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग नए चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। ठीक, और इससे रिलेटेड जो एक क्लास है मैं पेंडिंग रख रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 की, जो भी लेफ्ट ओवर पोर्शन है चैप्टर नंबर 2 के, वो मैं अलग से क्लास में आपको करवाऊंगा। क्लियर है? कुछ कंप्लाइंसेस है, फिर एक सेक्शन नंबर 19 है। सेक्शन नंबर 19 के लिए मुझे पहले होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ाना रहेगा तुमको, और एक सेक्शन नंबर 20 है, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी पेंडेंसी है ना, वी विल टेक वन मोर क्लास एंड विल मेक यू डू ऑल सच थिंग्स, मे बी आफ्टर 2 to 3 days। क्लियर है? वंस आई गेट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर द सेम। कल की क्लास में वी विल स्टार्ट विथ अनदर चैप्टर। क्लियर है? चलिए मिलते हैं कल, टिल देन बाय, टेक केयर।